हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं पवन धनगर, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम लोग बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हम आइसोमेरिज्म पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या कंडीशंस हैं, फिर इसके एग्जांपल्स, स्पेशल केसेस, है ना, और भी कई सारी चीज़ें जो है, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्टिक का मतलब क्या होता है ना। देखिए ऑप्टिक का मतलब किससे है, यहाँ पर लाइट से है। मतलब अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो लाइट है ना, वो रिलेट करेगा, है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो क्या इन्वॉल्वमेंट है और वो क्या रिलेट कर रहा है वो हमको देखना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक, कंपाउंड्स का। सेकेंड थिंग इज कि यहां पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ये भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेम रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहने वाला है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो फिर इसमें डिफरेंस किस चीज़ का होगा, है ना, तो हम उसको देखें। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये किस चीज़ में अलग होंगे, ये अलग होंगे, मैं लिख देता हूँ, डिफर इन ओनली रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, मतलब लाइट, प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट होता है इसे हम शॉर्ट में पीपीएल कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीपीएल। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग तरीके से ये रोटेट करेंगे। दैट मीन्स कि हम इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या कह सकते हैं कि लाइट के प्रति इनका व्यवहार बदल जाता है ना। ये जो बिहेवियर होता है इनका वो चेंज हो जाता है टुवर्ड्स लाइट। लाइट जो है उसके लिए जो दो आइसोमर्स हम बनाएंगे उन दोनों का बिहेवियर क्या होगा, अलग अलग होगा। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो आगे हम देखेंगे। तो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पहला तो जो भी ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, है ना, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। ऑब्वियसली ये तो आइसोमेरिज्म में जो है हमने देखा है हर टाइप के आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक, तो इसको तो हमको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आई है वो ये है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी इनकी क्या रहने वाली है, सेम। केवल और केवल एक प्रॉपर्टी आप मान लो कि ये डिफरेंट होगी। क्या प्रॉपर्टी है कि लाइट के लिए इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। ठीक है, कि कोई एक लाइट को अलग तरीके से बिहेव करता है और कोई दूसरा कंपाउंड उसी लाइट को अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये केवल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है डिफर करते हैं, ठीक, बट इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो पूरा फिनोमिना है इसी को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, है ना, तो मैं लिख देता हूं दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक, या फिर इसी को हम कहते हैं इन्हें इनेंशियोमर भी कहा जाता है,
इनेंशियोमर्स भी कहा जाता है। इनके दो नाम है, या तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कह लीजिए या इनेंशियो आइसोमर्स, इनेंशियोमर इनको कह लीजिए। ये दोनों ही जो है हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ही दो नाम हैं। ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें पहली चीज़ जो पढ़नी है वो है हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या है? अच्छा, एक मैं रफ आइडिया पहले आपको दे देता हूँ। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होने वाला क्या है, तो होने वाला ये है कि हम एक कंपाउंड लेंगे स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी बीकर के अंदर या पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर भी लिया जाता है ना। अभी मैं आपको केवल दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर पूरा हम सिस्टमेटिक उसको करेंगे। तो सपोज मान लीजिए मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, इसको मैंने बीकर में भर के रख दिया। बीकर हमें पता है ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है, और इसके ऊपर मैंने जो है एक लाइट की बीम को प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे करके। ये जो लाइट की बीम मैंने यहाँ पर इसके ऊपर मारी है, इसको कहा जाता है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, उसको बनाना पड़ता है, कैसे होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो अब देखो ये लाइट की बीम इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के बीकर में से निकलकर कंपाउंड के अंदर जाएगी। ठीक, तो इसके साथ तीन चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तीन ऑप्शन है इसके पास। क्या क्या है? या तो वो जैसे आई उसी एंगल पर सीधा निकल जाए, ठीक है, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, किसी रिफ्लेक्शन के वो बाहर चली जाए, कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। दूसरा इसके साथ ये हो सकता है कि ये राइट में रोटेट कर जाए या लेफ्ट में रोटेट कर जाए, है ना। इसको राइट ले लेते हैं, ये सपोज मान लीजिए आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो अगर राइट में मतलब क्लॉकवाइज इसने अगर रोटेट किया तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर उसने लेफ्ट में मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर लिया तो उसको कहा जाता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। समझ पा रहे बात को? ठीक है, अब देखिए तीन चीजें हुई, और जो सीधा निकल गया उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने कह दिया कि ये जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर लाइट का बीम बिना कोई रिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाए तो हम कह देंगे कि ये जो कंपाउंड हमने लिया था ये लाइट के लिए कोई बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। इसमें से लाइट जा रहा है तो जैसे आया था वैसे ही चला गया। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई अगर उसने राइट में उसे रोटेट कर दिया है तब उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। और अगर लेफ्ट में किया तो उसे क्या करेंगे? लीवो रोटेटरी, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहां पर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये होती है लाइट के लिए किसी कंपाउंड की एक्टिविटी। कि भाई सपोज मान लो मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया तो उसने लाइट को राइट में रोटेट कर दिया, और उसी का जब आइसोमर लिया तो उसने लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दिया, तो ये बन गए दो आइसोमर। ठीक है, ये और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कि कोई भी एक कंपाउंड उस पर प्रोजेक्ट किए हुए लाइट की बीम को अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो रोटेट कर देता है। रोटेट करना मतलब मोड़ देता है, घुमा देता है ना। ऐसे सीधे जा रही थी तो ऐसे कर दिया, ऐसे सीधे जा रही थी तो ऐसे कर दिया। समझ पा रहे बात को? ठीक है, चलिए अब इसको हम शुरुआत जो है इसकी करते हैं वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट से। कहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स? प्लेन पोलराइज्ड लाइट से इसकी शुरुआत हम करेंगे। चलिए, तो व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या, और इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, या नेचर में ये कहीं मिल जाता है कि हमको इसको बनाना पड़ेगा? क्या होगा वो देखते हैं। चलिए, तो हेडिंग लगाइए। चलिए स्टूडेंट, तो पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। चलिए, क्या होता है ये? तो देखिए ऑर्डिनरी लाइट जो होता है, मतलब मान लीजिए ये कोई सोर्स है मेरा, सपोज ये मेरा एक बल्ब है, ठीक, ये बल्ब है मेरा।
इससे लाइट निकल रहा है। तो ऑर्डिनरी लाइट जो होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं, देखो अब होता क्या है कि लाइट के ऊपर भी काफ़ी लंबा डिस्कशन चला है हमारे जो पूरा डेवलपमेंट पीरियड है उसके अंदर, है ना। पहले लाइट को बोला जाता था कि वो वेव है, फिर किसी ने बोला कि भाई वो पार्टिकल नेचर का है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी उन दोनों सिद्धांतों को, उन दोनों प्रिंसिपल्स को, वेव नेचर हो या फिर आपका पार्टिकल नेचर हो, ठीक, अभी हमें ये मान के चलना है कि लाइट जो है जो हमारे पास में आ रहा है उसमें जो हम, जैसे हम कहते हैं ना फोटॉन से बना एनर्जी पैकेट्स हैं, तो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, या लाइट जो है वो वाइब्रेट करता हुआ आगे बढ़ता है हर प्लेन में। हर प्लेन का मतलब कि भाई देखो, जैसे मान लो लाइट यहाँ से निकला, तो लाइट यहाँ से निकला तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। वो आपके इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहे हैं और वो आपके इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहे हैं। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप मेरी तरफ देखिए थोड़ी देर के लिए, ये लाइट का पार्टिकल आगे जा रहा है, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करते हुए आगे बढ़ रहा है ना। जैसे देखो ऐसे 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 वाइब्रेशन कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक, ये एक चीज़ समझ में आई। फिर वो साथ में ऐसे ऐसे वाइब्रेशन भी कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक, और फिर वो साथ में ऐसे ऐसे भी वाइब्रेशन कर रहा है, मतलब तीनों डायरेक्शन। 3D जो हमारा होता है ना, कि जैसे मान लीजिए आपने इसको y एक्सिस माना, इसको x माना, इसको z मान लिया, तो x y z तीनों एक्सिस में वो रोटेट करता हुआ, मतलब वाइब्रेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये डिस्पर्स्ड लाइट है। कैसा लाइट है? डिस्पर्स, बहुत ही फैला हुआ है। जैसे देखो होता है ना बल्ब का जो लाइट है, आपने मान लीजिए किसी रूम के अंदर बल्ब को ऑन किया, हमारा कोई भी बल्ब, तो पूरे रूम में उसका लाइट जो है फैलेगा। बट अगर वहीं आपने रूम में टॉर्च ऑन किया तो टॉर्च का लाइट क्या होता है? फोकस्ड होता है, वो एक ही जगह पर जाएगा, ठीक है। तो हमें इस फैले हुए लाइट को फोकस करना है, बस इतनी सी बात है। इसी को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि भाई ये जो लाइट आ रहा है वो हर प्लेन में वाइब्रेट करता हुआ आगे चल रहा है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ये समझ लो कि ये जो बल्ब से निकलने वाला लाइट था ये बहुत ज़्यादा डिस्पर्स था, फैला हुआ था, उसको हमको क्या करना है? फोकस करना है, ताकि बीकर पे उसको प्रोजेक्ट किया जा सके, या जो भी पोलरीमीटर ट्यूब होगी हमारी उस पर उसको प्रोजेक्ट किया जा सके। क्योंकि अगर इस लाइट के सामने मैं बीकर रख दूंगा तो क्या होगा, कि कुछ लाइट तो ऐसे ऐसे निकल जाएगा उसके अंदर से, कुछ आसपास से चला जाएगा ऐसे करके, तो मतलब हमें कोई रिजल्ट यहाँ प्रॉपर देखने को नहीं मिल पाएगा। हमें एक फोकस बीम चाहिए ताकि हमको ये दिख सके कि वो बीम किस डायरेक्शन में जा रही है। ये तो वैसे ही हर डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें हमारा रिजल्ट अगर चाहिए तो इस लाइट को पहले क्या करना होगा? फोकस करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पहली चीज इसमें क्या हो गई कि ये है सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक, यहां से लाइट आ रहा है और ये लाइट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट इन ईच प्लेन, हर प्लेन में वाइब्रेट करता हुआ आगे चल रहा है, ठीक है। इस लाइट को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी लाइट। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट है ये। अब हमको इसके फोकस करना है, तो इसके सामने मैंने क्या रख दिया? मैंने रख दिया एक प्रिज्म। इस प्रिज्म को कहा जाता है निकोल प्रिज्म। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? निकोल प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट के सामने इसे रख दिया, इसे हमने कह दिया निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक। अब जैसे ही ये ऑर्डिनरी लाइट इस प्रिज्म में से पास होगा, तो जब ये इस तरफ निकलेगा तो ये एक बीम के फॉर्म में निकलेगा ऐसे करके, और इस बीम को, इस लाइट की बीम को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और अब इस बीम में जो पार्टिकल है वो केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में। पहले वो हर प्लेन में जा रहा था, अब इस प्रिज्म ने बाकी के दो प्लेन जो थे उनके वाइब्रेशन को कट कर दिया और अब वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। समझ पा रहे बात को? एक ही डायरेक्शन में आगे चल रहा है, मतलब अब वो फोकस हो गया। ये डिस्पर्स था, ये फोकस हो गया। तो ये हो गया हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमने इसके सामने क्या किया स्टूडेंट्स? बीकर रखा, है ना, बीकर या सैंपल जो आपका सॉल्यूशन है वो रखा। तो देखो होता क्या है कि पहले इसको बीकर में ले लिया जाता था, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो एक
ट्यूब बनाई गई ग्लास की, है ना, और उस ट्यूब के अंदर सैंपल को भरा जाने लगा। ये ट्यूब पूरी ग्लास की बनी हुई है, ठीक। आप सीधे भी कर सकते हो, जैसे ये बीकर लिया और इसमें आपने जो है अपना कंपाउंड रख दिया, लाइट की बीम इस पर आएगी, ठीक है। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो उन लोगों ने क्या किया कि इसको एक ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। क्यों? क्योंकि ट्यूब का हम लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, है ना, जिससे हमारा कोई भी जो आगे का कैलकुलेशन है वो इफेक्ट होगा। बीकर में हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर से वो खुला हुआ होता है। तो इसलिए उन्होंने ट्यूब में उसको लेकर सैंपल को फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो इसको कहा जाता है बेटा पोलैरीमीटर ट्यूब, ठीक है। पोलैरीमीटर ट्यूब का मतलब कि इस ट्यूब के अंदर हम सैंपल को लेंगे जिसमें से लाइट पास होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही आपने इस ट्यूब में सैंपल को रख करके देखा तो क्या हुआ आगे, अब इसके इस तरफ लाइट निकलेगा, तो अगर सीधा निकल गया तो क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स हम, सीधा अगर लाइट चला गया तो उसको हम बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अगर इस डायरेक्शन में चला गया तो क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक्टिव होगा, इधर भी एक्टिव ही होगा और इधर भी एक्टिव होगा। बट अगर राइट में आया तो कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट में आया तो कहेंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी, ठीक। इसको डेक्स्ट्रो को जो है प्लस डी फॉर्म भी कहा जाता है और इसको माइनस एल फॉर्म भी कहा जाता है। प्लस डी फॉर्म कह लो या माइनस एल फॉर्म कह लो, दोनों उन्हीं के शॉर्ट नेमिंग है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के एक लाइट के साथ यहाँ पर हुआ है। फिर से सुनिए, सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट निकला तो वो वाइब्रेट कर रहा था हर प्लेन में। हमने उसके दूसरे प्लेन्स के वाइब्रेशन को कट किया और उससे कहा कि भाई आप एक ही प्लेन में वाइब्रेट करिए, है ना। तो ये काम किसने करके दिया हमें? निकोल प्रिज्म ने। जैसे ही इस डिस्पर्स लाइट को इस प्रिज्म में से पास किया तो वो फोकस हो गया। फोकस होने के बाद उसको हमने सैंपल सॉल्यूशन में से पास किया, मतलब पोलैरीमीटर ट्यूब में से पास कर दिया। जैसे ही इसको पास किया तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो सीधा निकल जाएगा, अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो राइट में चला जाएगा, और लीवो रोटेटरी होगा तो लेफ्ट में पास हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? ठीक है स्टूडेंट्स, ये छोटा सा हमारा ऐसे एक्सपेरिमेंट, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक, तो देखो प्लेन पोलराइज के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? तो द बीम ऑफ लाइट which vibrate only one plane, ठीक, one plane, ठीक, then it called plane polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया। चलिए फिर लीवो और डेक्स्ट्रो के लिए क्या लिख सकता हूं मैं कि लीवो रोटेटरी में किसे कहूंगा, तो यहां लिख देता हूं, ये देखिए प्लस डी फॉर्म के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं कंपाउंड विच रोटेट PPL, ठीक है, इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर ले लेते हैं इसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। देन इट कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और लीवो के लिए क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो आपको केवल कुछ नहीं, इसमें एक वर्ड चेंज कर देना, रोटेट PPL इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
बस आपका ये भी डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक, चलें आगे। ओके, अब देखिए इसी डायग्राम में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अब देखो इस लाइट को आपने कहा कि भाई सीधा निकल जाता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। अब यहाँ से यहाँ देखो ये इतना रोटेट हुआ, तो ये जो एंगल आपका बन रहा है इसको कहा जाता है अल्फ़ा। और अल्फ़ा का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ रोटेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है तो वो अभी हम देखने वाले हैं, और फिर स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या है वो हम देखने वाले हैं। ठीक, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम एंगल ऑफ रोटेशन के ऊपर बात करते हैं, तो फटाफट से इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज इट? तो देखिए द एंगल, भाई जिस एंगल पर प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? एंगल सॉरी। ठीक, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं? द एंगल थ्रू विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट gets rotate। ठीक, rotate in any optically active compound। ठीक है, known as angle of rotation। एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो भाई किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को जिस एंगल पर रोटेट किया जा रहा है, जिस एंगल पर वो घूम रहा है या बेंड हो रही है लाइट की बीम, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। अभी बताया मैंने, ये हमारा बीकर था, यहाँ से नॉर्मल था, यहाँ से इस तरीके से दो राइट और लेफ्ट में जा रहे थे, तो ये जो आपके एंगल्स हैं इनको कहा जाता है एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक, अल्फा। अब देखो यहाँ पर अगली चीज़ जो हमको पढ़नी है स्टूडेंट्स वो है कि फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? भाई ऐसा हम क्या करें कि एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए, या ऐसा हम क्या करें कि एंगल ऑफ रोटेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, है ना? तो उसके लिए हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर उनमें से आता है, वो है हमारे पास में स्टूडेंट्स कि कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। ठीक है, कि भाई सैंपल सॉल्यूशन जो है उसका अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि देखिए सपोज मान लीजिए मैंने एक ही कंपाउंड के दो सैंपल लिए। ठीक, सपोज मान लीजिए ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का मैंने एक सॉल्यूशन लिया। ठीक, लैक्टिक एसिड मतलब ये यहाँ पर OH लगाना पड़ेगा, यहाँ हमारा COH है, यहाँ CH3 है और यहाँ H है, ये हमारा लैक्टिक एसिड। तो इसका मैंने सॉल्यूशन लिया स्टूडेंट। ठीक है, सॉल्यूशन लिया तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो है 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया और यहाँ पर जो है वो 2 मोलर सॉल्यूशन ले लिया। दोनों जगह कंपाउंड एक ही है, उसका वॉल्यूम भी सेम है। सपोज ये भी 1 लीटर ही है और ये भी क्या है 1 लीटर ही है, बट यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन 1 मोलर है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोलर है। ठीक, अब क्या होगा देखिए, सपोज हम मान लेते हैं कि 1 मोल का मतलब क्या होता है कि भाई इस
पूरे सॉल्यूशन में सपोज लैक्टिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? भाई ये तो हम सबको पता है ना, 11th में पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल का सॉल्यूशन है मान लो, तो लैक्टिक एसिड के इतने पार्टिकल अवेलेबल है। अब ये तो 2 हो गए, मतलब कि यहाँ पर लैक्टिक एसिड के डबल पार्टिकल्स या डबल मोल्स हो गए या डबल मॉलिक्यूल्स हो गए। तो क्या होगा कि भाई लाइट को जब इसमें से पास करेंगे तो वो अलग एंगल से जाएगा, और जब इसमें से पास करेंगे तो अलग एंगल से जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो गया। भाई यहाँ पर मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल हैं तो वो लाइट को उस तरीके से रोटेट कर पाएंगे, वहाँ 20 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो लाइट को और ज़्यादा बेंड कर सकते हैं। मतलब कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा, और कैसे होगा? पॉजिटिवली चेंज होगा, मतलब कि बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, और पर यूनिट एरिया में भी उनका डेंसिटी बढ़ता जाएगा, जिससे लाइट के रोटेट होने के या बेंड होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई कि कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? एंगल ऑफ रोटेशन के लिए। तो अगर मैं कंसंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज कर देता हूँ, देन एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा हमारा, अच्छा सीधा हम अल्फा ही लिख देते हैं, देन अल्फा जो है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने सारी चीज़ें समझाई कि भाई पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। तो ये पहला फैक्टर हो गया कि भाई अगर आपने एंगल ऑफ रोटेशन को चेंज करना है तो आप कंसंट्रेशन को चेंज करके देख सकते हो, वो आपको जो है रोटेशन को चेंज कर देगा। दूसरे नंबर पर आता है लेंथ ऑफ पोलेरीमीटर ट्यूब। ठीक है, पोलेरीमीटर ट्यूब की अगर मैंने लेंथ चेंज कर दी है ना, पोलेरीमीटर अभी बताया था मैंने क्या हुआ था कि प्लेन पोलराइज लाइट आ रहा है, उसके रास्ते में हमने क्या रखा था स्टूडेंट? सैंपल सॉल्यूशन, और उस सैंपल सॉल्यूशन को किसके अंदर रखा था? पोलेरीमीटर ट्यूब के अंदर। तो अब सपोज मान लीजिए फिर से मैंने वही सॉल्यूशन लिया, अब इस बार मैंने उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया, ये 1 मोलर ही है ना, और अगेन मैंने दूसरा लिया तो ये भी क्या है? 1 मोलर ही है। ठीक, ये भी 1 मोलर का ही है और ये भी 1 मोलर ही है। बट अब दिक्कत क्या हो गई कि एक में मैंने पोलेरीमीटर ट्यूब को मान लीजिए 1 मीटर लंबा लिया, ठीक है, या 10 सेंटीमीटर लंबा ले लिया, 1 डेसीमीटर, तो यहाँ मैंने उसको 20 सेंटीमीटर कर दिया। समझ पा रहे हैं ना बात को? कि हमने क्या किया कि हमने लाइट की बीम जिस पोलेरीमीटर ट्यूब में से होकर गुजरेगी उसकी लंबाई को बदल दिया, उसकी लेंथ को चेंज कर दिया। एक जगह उसकी लेंथ को हमने कम रखा, दूसरी जगह उसकी लेंथ को हमने ज़्यादा रखा। तो आप खुद से सोच के देखिए कि भाई लाइट को इस केस में केवल 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करना है और वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखो कि उससे डबल डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। भाई उसको ज़्यादा समय तक उस सॉल्यूशन में रहना पड़ेगा, तो उसके रोटेशन का जो एंगल है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। भाई यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि 1 सेकेंड के लिए लाइट रुका, बट यहाँ पर 2 सेकेंड के लिए रुकना पड़ेगा, मतलब उससे डबल टाइम लगेगा। कहने का मतलब कि जितनी देर तक लाइट इस सॉल्यूशन के अंदर से पास होगा, एंगल ऑफ रोटेशन के चेंज होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। मतलब कि लेंथ ऑफ पोलेरीमीटर ट्यूब एक अच्छा खासा इफेक्ट डाल सकता है किस पर? एंगल ऑफ रोटेशन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर देखो, टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है। भाई टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो हो सकता है कि सॉल्यूशन का डेंसिटी चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, है ना, उस वजह से भी यहाँ पर जो है एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो सकता है। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, भाई आप सॉल्यूशन किस तरह के सॉल्यूशन में बना रहे हो, है ना। जैसे सपोज 2 तरह के सॉल्वेंट हमने पढ़े हैं अभी, एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने ले रखा है या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने ले रखा है
ऐसे आप कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो भाई। जैसे मैंने कहा था ना कि मैंने लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया, तो लैक्टिक एसिड मैंने लिया तो किसी ना किसी सॉल्वेंट में तो डाला होगा ना, तभी तो सॉल्यूशन बना। तो वो जो सॉल्वेंट है अगर वो पोलर है, नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कैसा है, तो जिस तरह का उसका नेचर होगा उससे भी एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है भाई, पोलर नेचर हुआ तो चेंज हो जाएगा, फिर अगर वही नॉन पोलर हुआ तो चेंज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सॉल्यूशन का जो नेचर है वो चेंज कर देते हो तो आपका एंगल ऑफ रोटेशन भी चेंज। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई सपोज मैंने फिर से वही काम किया, क्या किया कि लैक्टिक एसिड लिया, उसके 2 सैंपल बनाए। एक में मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि लैक्टिक एसिड को डिसॉल्व कर लिया वाटर के अंदर, ठीक, और दूसरे केस में मैंने क्या किया, लैक्टिक एसिड को डिसॉल्व कर लिया मान लीजिए बेंजीन के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है दोनों जगह लैक्टिक एसिड ही, दोनों का अमाउंट भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि सॉल्वेंट जो है एक जगह है H2O और एक जगह है बेंजीन। तो अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पर जो है एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट आपने अलग कर दिया, सॉल्वेंट में उसमें डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस आ गया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन है उसमें भी डिफरेंस हो जाएगा, और जिस वजह से जो है लाइट का जो एंगल ऑफ रोटेशन बाद में बनने वाला है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट देखें तो स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, चलिए इनको मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक, ये क्या चीज है आप देखिए। स्पेसिफिक रोटेशन, यहां पर वर्ड जुड़ गया स्टूडेंट, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब वेट अ मिनट, चलिए तो स्पेसिफिक रोटेशन को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कि आपको लिखना होता है अल्फा, ठीक, यहाँ पर आपको नीचे लगाना है गामा और यहाँ पर लगाना है टी। ठीक है, ये स्पेसिफिक रोटेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि अल्फा अपॉन एल इंटू सी, अल्फा अपॉन में एल इंटू सी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं इनको डिस्क्राइब कर दूं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो जो टी है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, ठीक, जो लैम्बडा है आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेव लेंथ को, ठीक, अल्फा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ रोटेशन को, और एल जो है वो है लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर। ठीक है, और C इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन। C इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन। समझ पा रहे बात को। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब अब क्या है वो समझिए, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब अब ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जो पोलरीमीटर ट्यूब है उसकी लेंथ मुझे कितनी रखनी है, 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर का मतलब कितना होता है स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। तो पोलरीमीटर की ट्यूब की जो लेंथ है वो मैंने फिक्स कर दिया 1 डेसीमीटर। ठीक, दूसरा मैंने क्या किया कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन भी मैंने 1 मोलर फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया, 1 मोलर। तो ट्यूब देखो अभी हमने देखा था ना कि फैक्टर अफेक्टिंग में 2 मेजर फैक्टर थे, एक था लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब और दूसरा कौन सा था, कंसंट्रेशन। अब इन दोनों को मैंने यूनिट कर दिया, मतलब यूनिट का मतलब 1 कर दिया। 1 डेसीमीटर ले लिया और 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया। ठीक, मतलब दोनों को हमने जो है हम कहें कि यूनिट हो गया है, ये एक यूनिट एरिया या यूनिट जो है लेंथ है और यूनिट कंसंट्रेशन है। 1 डेसीमीटर है और 1 मोलर है। ठीक, अब क्या होगा, अब इसके अंदर से आप लाइट को पास करो,
और जो भी एंगल ऑफ रोटेशन आएगा उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। क्या कहा जाता है उसी को? स्पेसिफिक रोटेशन। मतलब कि कुछ नहीं करना है, यहाँ भी केवल दो ही चीज़ हमने करी है कि पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ जो है वो फिक्स कर दिया और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया। ठीक, तो उसी से हमने ये छोटा सा फॉर्मूला हमारा बना लिया। अब इस फॉर्मूले की तरफ आइए। फॉर्मूले में क्या दिखाई दे रहा है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो लेंथ और कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, और जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है। मतलब आपने अगर इस ट्यूब को जितना लंबा लिया, कंसंट्रेशन और ट्यूब ये दोनों का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर आपका जो है एंगल ऑफ रोटेशन है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। चलो अब पहले तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। चलिए, तो डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट pass through 1 molar concentration of solution and 1 decimeter length of polarimeter tube। ठीक, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या है कि स्पेसिफिक रोटेशन डिग्री ऑफ रोटेशन है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है, कब? जबकि आपने लाइट की बीम को एक मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और 1 डेसीमीटर लेंथ वाली ट्यूब में से पास किया, तो वो स्पेसिफिक रोटेशन बन जाता है। चलिए अब हम देखें अगली चीज़, इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला देखूं। चलिए नेक्स्ट है नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो, ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि लाइट को ऐसे ऐसे हम रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, मतलब लीवो हो जाएगा या डेक्स्ट्रो हो जाएगा। ठीक है, बट अब ये हमको पता कैसे चलने वाला है? मतलब कोई एक कंपाउंड मैंने आपको दे दिया सपोज, ठीक है, मान लीजिए ये मैं एक कंपाउंड लेने वाला हूँ, तो इसमें मैंने लगा दिया OH, ये हो गया मेरा COOH, ये हो गया मेरा CH3 और ये हो गया मेरा H। ये कोई एक कंपाउंड है। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसको देखकर बताइए, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को देखकर बताइए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है ना। एक्सपेरिमेंट करके तो हम बता ही देंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो कोई डाउट या इशू नहीं रहेगा, पर हमें बिफोर द एक्सपेरिमेंट या कहें कि विदाउट एक्सपेरिमेंट अगर बताना हो कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या निकाला है? नेसेसरी कंडीशंस फॉर या ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन किसी कंपाउंड्स में होनी चाहिए, जिनको आइडेंटिफाई करके हम ये बता सकें कि दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक, समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पहली जो कंडीशन है इसमें स्टूडेंट्स, वो होती है काइरेलिटी, या फिर पहले मैं आपसे कहूं तो काइरल कार्बन को पढ़ते हैं, काइरल कार्बन, कि अगर कंपाउंड के पास काइरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली, अगर एक काइरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव 100% होगा। अब ये क्या होता है भाई, काइरल कार्बन क्या है? तो देखो इधर, जब कोई कार्बन एटम की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू क्या हो, सेटिस्फाई हो, जब किसी कार्बन की चारों वैलेंसी
डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो। व्हेन ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम सेटिस्फाई बाय डिफरेंट 4 ग्रुप्स देन इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम। क्या कहा जाता है उसे? कायरल कार्बन एटम। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन ही लिख देता हूं कि व्हेन ऑल 4 valencies of carbon atom satisfied by 4 different group, ठीक, then it is called कायरल कार्बन एटम। ठीक है, समझ पा रहे बात को? और अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम है, अगर एक कायरल कार्बन एटम है, तो देन वो 100% क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि व्हेन एनी compound have only one chiral carbon, then it 100% optically active compound। देखो, अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो गए तो ऑप्टिकली एक्टिविटी का कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर एक कायरल कार्बन है तो 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ये गारंटी है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर किसी कंपाउंड में, जैसे सपोज ये कंपाउंड है, इसमें एक कायरल कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, तो एक कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये कंपाउंड किस तरह का होगा? ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब ये लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा स्टूडेंट्स, या फिर वो राइट में रोटेट कर देगा। दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में वो उसको रोटेट कर सकता है। अब दोनों में से किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पहली कंडीशन है कि कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? कंपाउंड शुड हैव कायरल कार्बन एटम। व्हाट इज कायरल कार्बन एटम? कायरल कार्बन एटम, दैट एटम व्हेन ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम सेटिस्फाई बाय 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम। ठीक, और व्हेन एनी कंपाउंड्स हैव only one chiral carbon then it is 100% ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ पा रहे बात को स्नेह? तो इसे भी फटाफट नोट करिए, फिर हम अगली नेसेसरी कंडीशन देखते हैं।